बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र मांझी को जीतन राम मांझी ने अपना पीए बनाया था। बिहार सरकार के नियम के मुताबिक कोई भी मंत्री अपने रिश्तेदारों को अपने स्टाफ में नहीं रख सकता है। जीतन राम मांझी पर नियम की अनदेखी का आरोप लगा था। देवेंद्र मांझी 2010 से ही जीतन राम मांझी के पीए के पद पर तैनात थे। 2010 में जीतन राम मांझी नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे। बीजेपी ने दामाद को पीए बनाने के लिए जीतन राम मांझी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार कर सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को देश का नया रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। अभी तक वित्त मंत्री अरुण जेटली रक्षा मंत्रालय का कामकाज भी देख रहे हैं। रविवार शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस समारोह में 9 से 10 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। नए मंत्रियों के तौर पर जिन नेताओं के नाम की चर्चा हो रही है उनमें हरियाणा के जाट नेता वीरेंद्र सिंह, बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह या अश्विनी चौबे, राजस्थान से जीएस शेखावत, झारखंड से जयंत सिन्हा का नाम प्रमुख है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे और सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्तार अब्बास नकवी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अटकलें हैं कि नजमा हेपतुल्ला को खराब स्वास्थ्य के कारण कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। राधा मोहन सिंह को कृषि मंत्रालय से ग्रामीण विकास मंत्रालय में शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राधा मोहन सिंह के कामकाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स पत्रिका की तरफ से जारी ताकतवर लोगों की लिस्ट में 15वें नंबर पर रखा गया है। पीएम मोदी का नाम पहली बार इस लिस्ट में शुमार हुआ है। फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन है। दूसरे नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा है। फोर्ब्स पत्रिका की तरफ से जारी सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी 36वें नंबर पर हैं। आर्सेलर मित्तल की मुखिया लक्ष्मी मित्तल इस लिस्ट में 57वें नंबर पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला इस लिस्ट में 64वें नंबर पर हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत मुलायम ने आज गैर बीजेपी दलों के नेताओं को लंच पर बुलाया है। बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, देवेगौड़ा, अजय चौटाला समेत कई दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक में मायावती शामिल नहीं होगी। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आरोप लगाया है कि पार्टी के राज्यसभा सांसद अखिलेश दास ने दोबारा राज्यसभा भेजने के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। अखिलेश दास ने हाल ही में बीएसपी छोड़ी थी। हालांकि मायावती का कहना है कि उन्होंने अखिलेश दास को पार्टी से निकाला था। अखिलेश दास ने मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीएसपी सुप्रीमो बिना पैसे के किसी को भी टिकट नहीं देती। अखिलेश दास का कहना है कि मायावती विधानसभा चुनाव में भी टिकट देने के लिए उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए वसूल करती हैं। झारखंड में बीजेपी और आजसू के बीच गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं में भगदड़ मच गई। बीजेपी ने आजसू को 8 विधानसभा सीटें दी हैं। गठबंधन की घोषणा होते ही दोनों पार्टी के नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच कराने की कांग्रेस की याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। अब एसआईटी की निगरानी में एसटीएफ इस घोटाले की जांच करेगी। जोधपुर जेल में बंद आसाराम अब जेल से राजनीति में किस्मत आजमाने की तैयारी में है। आसाराम की ओजस्वी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आसाराम के समर्थकों ने जोधपुर में इस बात की घोषणा की। आसाराम समर्थकों का कहना है कि नेताओं ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार की तरफ से लागू की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना पर हंगामा हो रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 2.5 साल में उन लोगों को भी पेंशन बांटी गई जो इसके लिए पात्र नहीं थे। अधिकारियों के मुताबिक बंदरबाट में राजस्थान सरकार को करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। गहलोत सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान के नाम पर चुनाव से पहले करीब 57 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ा था।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दबंग लड़के ने एक नाबालिग लड़की से रेप किया। बाद में दबंगों ने पंचायत कर पीड़ित लड़की के परिजनों को 10,000 रुपए लेकर चुप रहने को कहा। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने भी उन्हें निराश किया। पुलिस ने सिर्फ छेड़छाड़ का केस दर्ज कर मामले को दबाने की कोशिश की। उधर आरोपी के परिवार वाले पीड़ितों को धमका रहे। इलाहाबाद के मांडा के हाटा गांव में मनचलों की हरकत के कारण एक स्कूल में ताला लग गया है। कॉलेज में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के कार्यक्रम के दौरान लड़कियों से मनचलों ने छेड़खानी की। टीचरों ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो मनचलों ने स्टाफ के साथ बदसलूकी की। छेड़छाड़ और गुंडागर्दी की घटना से परेशान होकर स्कूल प्रशासन ने स्कूल बंद करने का सख्त फैसला लिया है। घटना की शिकायत करने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्कूल में 1600 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। यूपी में एटा के थाना राजा का रामपुर इलाके में एक महिला को उसके पति ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसे अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। लड़की की शादी नरेंद्र से साल 2007 में हुई थी। दहेज की मांग को लेकर नरेंद्र लगातार अपनी पत्नी को परेशान करता था। पिछले दिनों नरेंद्र ने अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर दोस्तों के हवाले कर दिया। नरेंद्र के दोस्तों ने महिला से गैंगरेप किया। पुलिस ने नरेंद्र और उसके दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार में अररिया के रानीगंज के गीतावास में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ जुआ खेलने की शिकायत करने पर दो लोगों ने एक आदमी की पहले तो पिटाई की, बाद में उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया। पीड़ित शिव कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। तेजाब से उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस इस मामले में लल्लन और जयकिशन नाम के 2 लोगों की तलाश कर रही है। और दिल्ली के आयुर्विज्ञान नगर में एम्स की नर्स कविता के घर लाखों की चोरी हो गई। चोरों ने कविता के घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के वक्त घर पर कोई नहीं था। कविता और उनके पति ड्यूटी पर गए हुए थे। उनके दोनों बच्चे कॉलेज गए थे। कविता के मुताबिक चोर करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1 लाख रुपए का कैश ले गए हैं। नोएडा के कई सामाजिक संगठन उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के जोशीमठ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस शिविर में नोएडा के जाने माने अस्पतालों के 25 डॉक्टरों के साथ 40 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होगा। हर साल लगने वाले इस कैंप में लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। शिविर में 2500 से ज्यादा मरीजों की ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पीएफटी, बोन डेंसिटी की जांच करने के साथ उन्हें निःशुल्क दवाएं भी दी जाएंगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जापान के टॉप नेशनल अवार्ड्स में से एक द ग्रैंड क्वार्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाउलोवेनिया फ्लावर से सम्मानित किया गया। भारत जापान संबंधों को बेहतर बनाने में मनमोहन के अहम योगदान के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनमोहन ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत के ऐसे सरकारी कर्मचारियों को कड़ी सजा देने का मन बनाया है जो दलाई लामा के समर्थक हैं। चीन सरकार केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद दलाई लामा समर्थक सरकारी कर्मचारियों को सजा देगी। अमेरिका में संसद के दोनों सदनों सीनेट और प्रतिनिधि सभा में अब रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत हो गया है। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा की पार्टी डेमोक्रेट्स को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत होने के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा की परेशानी बढ़ गई है। ओबामा अब संसद में कोई बिल या अपने मन मुताबिक बजट पास नहीं करा सकेंगे। हार से डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी ओबामा की हैसियत घटी है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एनडीए सरकार देश में कारोबार के माहौल को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। बैठक में जेटली ने संकेत दिए कि मोदी सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने से लेकर श्रम सुधार तक के क्षेत्र में कई बड़े फैसले करेगी। भारतीय एयरटेल मुंबई की कंपनी लूप मोबाइल को खरीदने के 700 करोड़ रुपए के सौदे से पीछे हट गई है। दूरसंचार विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण भारती इस सौदे से पीछे हट गई है। इस सौदे के लिए एक डेफिनेटिव समझौता फरवरी 2014 में हुआ था। लूप और भारती ने दूरसंचार विभाग से सौदे की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। विभाग ने अब तक इस सौदे को मंजूरी नहीं दी थी। अगर सौदा पूरा हो जाता तो भारती को मुंबई में लूप के 30 लाख ग्राहक मिल जाते। सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है। पिछले 3 सालों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव 40% तक गिर चुके हैं। भारत में 3 साल में सोना 23% सस्ता हुआ है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 450 रुपए गिरकर 3 साल के निचले स्तर 25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
भारत के तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। भारतीय मार्केट में सैमसंग नंबर 1 मोबाइल हैंडसेट कंपनी बनी हुई है। माइक्रोमैक्स दूसरे नंबर पर है। लावा और कार्बन से आगे रहते हुए नोकिया तीसरा स्थान बनाए रखने में कामयाब रही है। सैमसंग का भारतीय मोबाइल बाजार में मार्केट शेयर 33% है। नोकिया 12% मार्केट शेयर के साथ तीसरे पायदान पर है। स्मार्टफोन मार्केट में माइक्रोमैक्स की 18% से कुछ ज्यादा हिस्सेदारी है। सेट ने रियलिटी कंपनी डीएलएफ को अंतरिम राहत देते हुए उसे अगले महीने तक 1806 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड भुनाने की मंजूरी दे दी है। डीएलएफ ने इस मामले में सेबी के आदेश को चुनौती देते हुए सेट से अंतरिम राहत की मांग की थी। सेबी ने पहले डीएलएफ को 3 साल के लिए शेयर मार्केट से पैसे जुटाने से रोक लगा दी थी। ई कॉमर्स रिटेलर फ्लिपकार्ट ने सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए यूरोनेट इंडिया के साथ करार किया है। अब देश भर में फ्लिपकार्ट पर डिजिटल गिफ्ट कोड के जरिए खरीदारी की जा सकेगी। डिजिटल कोड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भुगतान का जरिया है। ऑनलाइन रिटेलर Amazon.com भारत में जल्द ही फैशन सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने को लेकर काम करेगा। ऑनलाइन फैशन सेगमेंट में ई कॉमर्स पोर्टल Myntra का बोलबाला है। पिछले साल ही फ्लिपकार्ट ने Myntra को खरीदा था। Amazon फैशन सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर Myntra को टक्कर देगी। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे सामने आ गई है। बुधवार को सचिन ने किताब का विमोचन किया। सचिन ने अपनी किताब की पहली कॉपी कोच रमाकांत आचरेकर को सौंपी। समारोह में भारतीय क्रिकेट के 2 दौर के दिग्गज मौजूद थे। सचिन ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि जब उन्हें कप्तानी से हटाया गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। सचिन ने बताया कि कप्तानी से हटाए जाने की खबर उन्हें एक पत्रकार ने दी थी। सचिन ने कहा कि बीसीसीआई को उन्हें इस बारे में बताना चाहिए था। सचिन ने उसे अपने क्रिकेट जीवन का बुरा दौर बताया है। समारोह में सचिन ने कहा कि जब ग्रेग चैपल कोच थे तो ड्रेसिंग रूम में माहौल नेगेटिव था। समारोह में मौजूद राहुल द्रविड़ ने सवाल से बचते हुए कहा कि वो बुरा दौर था, लेकिन 7 साल बाद और भी बातें याद करने के लिए है। सौरव गांगुली ने इसे सबसे बुरा दौर बताया। किताब विमोचन के मौके पर सचिन की पत्नी अंजलि ने बताया कि वो पहली बार सचिन के घर पत्रकार बनकर गई थी। अंजलि ने बताया कि सचिन ने कहा कि लड़की के लिए मेरे घर आना मुश्किल होगा, तुम पत्रकार बनकर आ सकती हो। अंजलि ने यह भी बताया कि सचिन से पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने नारंगी रंग की जो टी शर्ट पहनी थी वो आज भी उनके पास है। आईसीसी की साल 2014 के लिए चुनी गई बेस्ट वनडे टीम में कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी गई है। वनडे टीम में धोनी कप्तान है। उनके अलावा भारतीय टीम में उनके साथ उप कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी इस टीम में जगह मिली है। ओपनर रोहित शर्मा को 12वां खिलाड़ी चुना गया है। साल 2014 की आईसीसी टेस्ट टीम में कोई भी भारतीय जगह नहीं बना पाया। आईसीसी टेस्ट टीम की कप्तानी श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को सौंपी गई है। लगातार 7वें साल डेल स्टेल ने टेस्ट टीम में जगह बनाई है। विवादों में घिरी फिल्म रंग रसिया का अनसेंसर्ड वीडियो लीक हो गया है। फिल्म में रणदीप हुड्डा और नंदना सेन ने बोल्डनेस की सारी हदें तोड़ दी। केतन मेहता के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म मशहूर पेंटर राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। रणदीप हुड्डा इस फिल्म में राजा रवि वर्मा के किरदार में नजर आएंगे और नंदना सेन देवादासी सुनंदा के रोल में नजर आएंगी। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हो रही है। खबर है कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर एक फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त की भूमिका में नजर आ सकते हैं। संजय दत्त फिलहाल 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में जेल में सजा काट रहे हैं। संजय राजकुमार हिरानी के साथ मुन्ना भाई सीरीज की फिल्मों में काम कर चुके हैं। अभिनेत्री सना की मीडिया सलाहकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। सना ने पूनम खन्ना नाम की अपनी मीडिया सलाहकार पर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पूनम ने सना और उनके बॉयफ्रेंड पर मारपीट का आरोप लगाया था।